सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की सेकेंड बुक जो कि है मैकेनिक्स। एंड इसमें आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में मोस्टली आपकी 4 to 5 एक्सरसाइज है, जिसमें से कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है, इनसे क्वेश्चंस आपके बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। ना ही तो इनके इतने ज्यादा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और ना ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो एक्सरसाइज फोर्थ और फिफ्थ है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, उससे आपसे क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी। लेकिन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज है ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसके जो भी डेफिनेशन है या फिर कोई भी एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है इन तीनों एक्सरसाइज में से, वो सभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम्पल है या डेफिनेशन है, थ्योरम है, वो सभी मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी। इससे अलग आपको इन तीनों एक्सरसाइज में से कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी दोनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी कराया तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट ही जा रहा है, लेकिन इन तीनों में से ज्यादा कुछ पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। जो एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्पल, वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। चैप्टर का नेम है, तो रेक्टिलिनियर मोशन आखिर होता कौन सा है, कौन सी गति है ये। तो देखिएगा, व्हेन अ पॉइंट या पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड टू बी अ रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि जब भी कोई पॉइंट या पार्टिकल किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही होगी, ये ऐसे ही होगी, या फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इसके अराउंड, अगर इसके अराउंड क्या करेगा, कोई भी एक पार्टिकल या पॉइंट मूव करेगा तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। आपने देखा होगा फैन होते हैं, फैन चलते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे किसी भी पंखे में मान लीजिए 3 पंखे कितनी भी हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये गोल 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 इस टाइप से घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन अगर हम कहीं पे भी इसके अराउंड एक बीच में क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, तो उस कंडीशन में ये इसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो मूव करेगा। तो जो फैन का मोशन होता है वो भी कैसा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है। कोई भी अनदर एग्जांपल आप ले लीजिए, मान लीजिए पेंडुलम है, वो मूव कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये मूव करेगा। तो इस वाली नहीं, यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये मूव करेगा, तो इस कंडीशन में इसका मोशन भी क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। तो जब भी कोई भी पॉइंट या कोई भी पार्टिकल किसी भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है तो उसके मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। 2 एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में कई बार क्या मेरठ में पूछा गया है 2018 में, और आई थिंक एक आगरा में पूछा गया है 2016 में। तो दोनों क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा क्या है, if at time t the displacement x of a particle moving away from the origin is given by this, find the velocity and acceleration of the particle। क्या कहा है आपसे क्वेश्चन में कि यदि टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, किसी भी पार्टिकल का जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन से, और कहां पर जो पाथ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x = a sin t + b cos t। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है पार्टिकल का। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो भी उसने क्या किया, विस्थापन बटे समय अंतराल, तो वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको जो पाथ की इक्वेशन दी हुई है वो x = this दी हुई है। तो इसकी हेल्प से अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी तो क्या होगी, dx/dt, यानी कि इस टर्म का हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि आप लोग इजीली कर सकते हो। तो देखिएगा इस टर्म से यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्टली आपको समझा दे रही हूँ। जब आप करोगे dx/dt तो वेलोसिटी होगा, यानी कि उसको हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर दीजिए। कांस्टेंट टर्म है, sin t का डिफरेंशिएशन करोगे cos t, b एज इट इज आ जाएगा, cos t का डिफरेंशिएशन करोगे माइनस के sin t, तो प्लस माइनस माइनस इनटू sin t। ये क्या आ गया हमारे पास में, वेलोसिटी आ गई। अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो वेलोसिटी निकल करके आई उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे आप t के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में वही क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन कहलाता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, हमारा एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी ये निकल करके आई है, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे आप किसके रिस्पेक्ट में, t के
रेस्पेक्ट में। और एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, ए एज इट इज cos t का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के sin t माइनस b, sin t का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, cos t आएगा। यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, cos t आ जाएगा। अब अगर आप देखो इक्वेशन आपको दी हुई थी a sin t प्लस b cos t, तो अगर इस टर्म में से आप माइनस साइन बाहर ले लो तो अंदर कितना बचेगा, a sin t प्लस b cos t, जो कि किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इस टर्म को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, माइनस x के इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। तो सॉल्व करके आप अपने आप कर लोगे, पहले लिख देना गिवन दैट x इज इक्वल्स टू दिस, इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट करके ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वेलोसिटी निकाल लोगे एंड देन एक्सीलरेशन। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द लॉ ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन being given by s is equals to half into vt, then prove that the acceleration is constant। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि अगर लॉ ऑफ मोशन किसी भी स्ट्रेट लाइन में आपको दिया हुआ है किसी इक्वेशन के थ्रू s is equals to half vt, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है आपको s इज इक्वल्स टू हाफ vt। एक बात बताइए, v क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर s क्या डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम के एस्पेक्ट में जो चेंज होता है वही तो वेलोसिटी कहलाता है। तो ds अपॉन dt और इनटू में टर्म क्या चल रही है, t। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसका हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। देखो अगर डिस्टेंस क्या है, s है, तो एक्सीलरेशन क्या निकल करके आएगा, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर निकल करके आएगा। तो इट मींस हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, वो भी कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ds अपॉन dt, यहाँ से 1/2 ds अपॉन dt एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन कर दोगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन इस बार t को एज इट इज रखिएगा, हाफ एज इट इज। इस टर्म का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ से आगे अगर आप देखो सॉल्व करो, ये वाली टर्म इधर ds अपॉन dt प्लस की इधर की साइड जाएगी, किसकी में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1 में से माइनस करोगे हाफ तो कितना बचेगा, प्लस हाफ, यानी कि हाफ ds अपॉन dt एंड इज इक्वल्स टू में टर्म आ गई हाफ t इंटू d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से, ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू t इंटू डी स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। इसका भी आप क्या कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से करोगे इस टर्म का क्या जाएगा, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ से एक बार t को कांस्टेंट रखोगे, सेकंड टर्म का करोगे d क्यूब s अपॉन dt क्यूब, प्लस एक बार आप t का डिफरेंशिएशन कर दोगे 1 हो जाएगा, यहाँ से टर्म आ जाएगी d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, यानी कि दिस टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, d क्यूब s अपॉन dt क्यूब इज इक्वल्स टू 0। देखो इसके मल्टीप्लाई में t रहेगा, वो भी 0 में चला जाएगा, यानी कि इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0। सो देन यहाँ पे हम मान लेंगे कि अगर हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी। सो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिएगा इसके बाद में बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ये 3 लॉज हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मोशन के कितने नियम हैं न्यूटन के, 3 नियम है। कौन कौन से, फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट की फॉर्म में है, तो वो उसी फॉर्म में रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु मोशन में है तो वो उसी कंडीशन में रहेगी। सेकंड क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इमर्स्ड फोर्स। एंड थर्ड क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक जो एक्शन होता है या फिर आप इसको बोल सकते हो
और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहते हैं। तो ये तो 3 लॉज है किसके, मोशन के, और बाकी के 3 लॉ जो आपके सामने लिखे हुए ये है ग्रेविटेशन के। तो जो मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वे 3 लॉज तो आपको याद ही है, बाकी ये 3 मैं आपको नोट आउट करा रही हूँ क्योंकि ये आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा क्या है, पहले एक लाइन लिखी हुई है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि जब भी कोई पार्टिकल अर्थ के अट्रैक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि उसके आकर्षण बल के आसपास कहीं पे भी मूव करेगा, द एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी एज फॉलोज। तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा जो कि किस पे वर्क करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सेंटर की ओर जो भी एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, इन तीनों पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हेन द पार्टिकल मूव्स आउट सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जब जो की सरफेस से तो एक्सीलरेशन इनवर्सली फ्रॉम द, यानी कि अगर पार्टिकल बाहर मूव करेगा तो उसका एक्सीलरेशन होगा, वेरी करेगा, तो पार्टिकल की डिस्टेंस होगी अर्थ के सेंटर ऑफ फोर्स से, जो भी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगी जहां पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पार्टिकल की, तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा क्या, एक्सीलरेशन। सेकंड पॉइंट है कि व्हेन द पार्टिकल मूव्स इनसाइड द अर्थ through a hole made in the earth, the acceleration varies directly as the distance of the particle from the center of the earth। यानी कि इस कंडीशन में क्या, अच्छा इसमें इनवर्सली था, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें इनवर्सली डिपेंड करेगा। जो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, ये अर्थ हो गया, यहाँ पे हमने मान लिया सेंटर है अर्थ का, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल है, पार्टिकल से जो अर्थ की डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल करे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, एक्सीलरेशन। फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है कब, अगर मान लीजिए पार्टिकल अर्थ की सरफेस से बाहर मूव कर रहा है उस कंडीशन में। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए जो पार्टिकल है वो अर्थ के अंदर मूव कर रहा है, कोई भी एक होल बना हुआ है अर्थ के अंदर, तो उसके अंदर क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसकी, पार्टिकल की डिस्टेंस के स्क्वायर के, varies directly as the distance of the particle from the center of the earth। स्क्वायर के नहीं, ओनली डिस्टेंस के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या होगा आपका सेकंड लॉ होगा। इसके बाद में थर्ड है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी, यानी कि अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर बात करें तो उस कंडीशन में, यानी कि थर्ड वाली जो कंडीशन है वो ये कहती है कि अगर मान लीजिए अर्थ की सरफेस पे ही क्या कर रहा है, पार्टिकल एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल होगा। ये 3 पॉइंट से आपको याद रखने हैं। क्या क्या है, अगर पूछे न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट क्या कहता है लॉ कि जो एक्सीलरेशन, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर बाहर मूव कर रहा है, ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से बाहर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो सेंटर है अर्थ का उससे पार्टिकल की जो डिस्टेंस है इसके बीच, यानी कि अर्थ के सेंटर से पार्टिकल तक के, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, एक्सीलरेशन। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए अर्थ है, अर्थ में क्या बना हुआ है, कोई भी एक होल बना हुआ है, उस होल के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल की जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगी उस पे डायरेक्टली जो होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा कौन, एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली डिपेंड होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। और थर्ड कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अर्थ पर ही, अर्थ के सरफेस पर ही कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगी, तो इसलिए एक्सीलरेशन किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे हुए हैं, नोट कर लीजिए एक बार।
ठीक है, इसके बाद में दो फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों के बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी इज, यानी कि जो पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो उसके लिए जो इक्वेशन होगी मोशन की वो क्या होगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस की म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड नोट है टाइम टी मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ए एट एनी पॉइंट डिस्टेंट एक्स फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी कि वो टाइम जो कि मेजर किया हुआ है इनिशियल पोजीशन से लेकर के जो सेंटर होगा अर्थ का, वो अगर हम ओ मान ले तो उस टाइम पे जो टाइम मेजर किया हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू, ब्रैकेट के अंदर है cos इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन ए। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शो दैट द टाइम ऑफ डिसेंट टू द सेंटर ऑफ फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थ्रू फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज टू दैट थ्रू द लास्ट हाफ एज पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, पहले ये समझिए। आपसे कहा है कि आपको शो करके दिखाना है कि जो टाइम ऑफ डिसेंट है किसका, सेंटर ऑफ फोर्स का, वो वेरी करता है अगर इनवर्सली किस पे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो भी सेंटर होगा, सेंटर से लेकर के उस पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली वेरी कर रहा है थ्रू फर्स्ट हाफ। तो आपको शो करना है कि जो फर्स्ट हाफ है ऑफ इट्स इनिशियल डिस्टेंस इज टू दैट थ्रू द लास्ट हाफ एज, यानी कि जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कोई भी हमने मान लिया सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए इसको हमने ओ ले लिया। उसके बाद में हमने माना एक पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि किस पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर जो पार्टिकल है और जो यहाँ पे सेंटर और हमने मान लिया क्या है, ओ है, तो आपको शो करके दिखाना है कि जो सेंटर ऑफ फोर्स है, सॉरी ये आपको दिया हुआ है कि जो सेंटर ऑफ फोर्स है वो इनवर्सली वेरी करती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आपको इस कंडीशन में फाइंड क्या करना है, शो क्या करके दिखाना है कि जो फर्स्ट हाफ होगा इस इनिशियल स्टेज का, यानी कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, तो अगर हम इसमें बीच में कोई भी एक मिडिल पॉइंट अपने पास से लेट कर ले, मान लीजिए हमने मिडिल पॉइंट क्या मान लिया, बी मान लिया, तो इस कंडीशन में जो इनिशियल स्टेज होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ले लो, आप कोई सी भी लेकर के चल सकते हो, तो ये जो इनिशियल स्टेज होगी इसकी जो डिस्टेंस होगी, यानी कि T1 का जो रेशियो होगा किसके साथ में, द लास्ट हाफ कौन सी होगी, एक बार तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि ए से लेके बी तक की डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप ए से लेकर के ओ तक की निकालोगे, तो ये तो फर्स्ट स्टेज आ गई, ये सेकंड स्टेज आ गई, तो थर्ड वाली स्टेज क्या बचेगी, ये वाली ओ बी वाली बचेगी। तो यहाँ पे ये निकलेगी हमारे पास में किस टाइम पे, T3 टाइम पे। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना लेकर के आना है, पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2। ये क्या करना है, हमें सोल्व प्रूफ करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी इक्वेशन हमें पता है मोशन की, उसी के थ्रू हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज, क्या बताई थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको लेट कर लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। हमें टाइम के लिए निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, लेट द टाइम टी मेजर्ड एट द इनिशियल पोजीशन A from the center O is given by टाइम t हमारा किसके इक्वल आया था, अभी आपको इक्वेशन लिखाई थी मैंने, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन ए, और ये वाली टर्म भी कैसी थी, रूट के अंदर थी, एंड बाहर टर्म क्या लिखी हुई थी, t इज इक्वल्स टू
अंडर रूट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे यहां तक हमारे पास में निकल करके आ गई। हमें क्या निकालना है, टाइम t1 और t3 के लिए सॉल्व करना है, यानी कि हमें t1, t2 और t3 चाहिए। तो वो किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, ये जो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड आई है इसकी हेल्प से निकालेंगे। देखिएगा कैसे, तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आ गई, इनिशियल पोजीशन निकल करके आ गई। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, ये वाला पॉइंट होगा हमारा जहां पर x किसके इक्वल होगा, a की, क्योंकि हमने मान लिया इन दोनों के बीच की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है, a है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। फिर अगर हम एट द एंड में पहुंचे, यानी कि कहीं से तो रेस स्टार्ट हुई और कहीं पे एंड होगी, तो जहां पे एंड होगी वहां पे डिस्टेंस कितनी बची, 0। तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर हम मिडिल में निकालें तो मिडिल में x की वैल्यू कितनी आएगी, a/2 आएगी। टाइमिंग की अगर हम बात करें, हमने मान ली यहाँ पर इसके लिए टाइम क्या है, t है, तो उसके लिए इक्वेशन निकल करके आ गई। फिर हम मान लेंगे कि एक टाइम कहाँ लिया जाएगा, a से b तक आने में टाइम लिया जाएगा, फिर a से o तक आने में टाइम लिया जाएगा। जो टाइम थर्ड हम निकालेंगे वो कहां से कहां तक निकलेगा, b से o तक, जो कि हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, a o में से आप माइनस कर दोगे a b वाला टाइम, तो आपके पास में b से लेके o पॉइंट तक के टाइम की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट t1 be the time taken from a to b, देन उस कंडीशन में अगर हम देखें एट बी पॉइंट पे x किसके इक्वल आ रहा है, a/2 के इक्वल आ रहा है, और टाइम हमने कितना मान लिया है, t1। तो इस वाली इक्वेशन में t के प्लेस पे t1 पुट करोगे और x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, a/2। नीचे का दिखाई दे रहा है आपको क्लियर। तो यहाँ से आगे देखिएगा एक बार, t के प्लेस पे आप t1 पुट कर दोगे इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लीजिए, कॉस इनवर्स x की वैल्यू पुट करोगे a/2, तो a से a कैंसिल आउट, क्या टर्म बचेगी, 1/2 बचेगा, प्लस साइन अंडर रूट, यहाँ से देखिएगा x/a, तो यहाँ पे भी आपके पास में 1/2 बचेगा, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इनटू में ये वाली टर्म भी हाफ बचेगी। तो जब आप यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट के अंदर क्या लिखा होगा, 1/2 इंटू 1/2, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 निकल करके आ जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, +1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इधर की साइड ही देख लीजिएगा, अंडर रूट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू। कोस में अगर आप देखो अंडर रूट 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। अब आपको याद आ गई होगी कोस में किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की, यानी कि cos π/4 की। तो यहाँ से टर्म क्या निकल करके आ जाएगी, π/4 प्लस 1/2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू निकल करके आ गई, t1 की। इसको लेट कर लेना आप इक्वेशन नंबर 3। एक बार पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से आगे देखिएगा, ऊपर लिखिएगा लेट t2 be the time taken from a to o। यहां से लेकर के यहां तक आने में जो टाइम लगा वो हमने मान लिया t2 है। सो देन इस कंडीशन में एट ओ पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और टाइम हमने क्या मान लिया, t2। तो इस वाली इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू cos इनवर्स। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो cos π/2 प्लस ये वाली टर्म देखिएगा 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1, और ये टर्म 0 आ जाएगी, यानी कि कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से इसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करोगे cos इनवर्स, तो t2 की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू, और इनटू में कितना आ जाएगा, π/2, जिसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो π/2 इंटू दिस। ये किसकी वैल्यू आ गई, t2 की। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, t3 निकाल लेंगे। इसको लेट कर लेना इक्वेशन नंबर 4। तो क्या लिखोगे आप इससे आगे, इसको रख कर रही हूं मैं।
let t3 be the time taken from B to O, यानी कि B से O पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा उसको निकालेंगे। तो इस कंडीशन में क्या निकलेगा टाइम जो हमारे पास में है, कंप्लीट वाला जो टाइम था यानी कि T1 हमने निकाला था, एक सेकेंड रुकेगा जरा, ये हमारे पास में टाइम निकलेगा कितना T3। तो T3 की वैल्यू कब निकलेगी, इस कंप्लीट वाले में से। अगर आप देखो A से लेकर के O तक की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, T2 मानी थी, तो T2 में से माइनस करना होगा हमें क्या, इस वाले की डिस्टेंस हमने क्या मानी थी, T1 मानी थी। तो T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देखिएगा, अंडर रूट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2, एंड इसमें से आप माइनस करोगे T1 को, T1 की वैल्यू आपके पास में, अच्छा एक सेकेंड रुकेगा, ये उल्टा लिखा गया, T2 की वैल्यू आई है आपके पास में पाई बाय 2 अंडर रूट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू, इसमें से आपको माइनस करना है T1 की वैल्यू जो कि क्या आई है, अंडर रूट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये वाली टर्म बाहर कॉमन आ जाएगी, इंप्लाइज दैट यहीं पे कर रही हूँ मैं a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू, यहाँ से आपके पास में बचेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करके देखो तो क्या टर्म निकल करके आएगी आपके पास में, पाई बाय 2 निकल करके आएगा प्लस का, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो इस टर्म को, क्या हो जाएगा ये पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2। यहाँ से आगे एक बार सोल्व करेंगे, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको राइट कर लेना इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, T1 डिवाइडेड बाय T3 की वैल्यू तो निकालनी है। तो यहाँ तक करने के बाद में जहां तक इक्वेशन 5 आ जाए उसके बाद में यहाँ से ऊपर देखिएगा क्या आएगा। सो नाउ वी हैव T1 डिवाइडेड बाय T3 इज इक्वल्स टू, T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अंडर रूट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू पाई बाय 4 प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय T3 की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2 म्यू पाई बाय 2 प्लस 1 बाय 2। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, कर लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, एंड डिवाइड में इस टर्म को सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस 2 आ जाएगा। एक सेकेंड एक चीज का ध्यान करेगा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जब पाई बाय 2 था और उसमें से हमने माइनस किया था पाई बाय 4, तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे पाई बाय 4 आएगा भाई। ठीक है, पाई बाय 4 आएगा तो ये वाली टर्म भी पाई बाय 4 आएगी, एंड अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 4 आ जाएगी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे देखिएगा, सॉल्व कर लोगे इसको, यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, और ये माइनस साइन की भी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ से जो हमारे पास में इक्वेशन 5 आई थी, एक बार दोबारा से देख लो, T2 माइनस T1 क्या था, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो इसमें से ये वाला जो टर्म थी, ये वाली टर्म तो हमने बाहर कॉमन ले ली, अंदर कितना बचा था पाई बाय 2, यहाँ से माइनस साइन जाएगा तो माइनस के पाई बाय 4 एंड माइनस के 1 बाय 2, तो पाई बाय 2 में से जब आप माइनस करोगे पाई बाय 4 तो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, प्लस के पाई बाय 4, और लास्ट में टर्म रह जाएगी माइनस के 1 बाय 2। तो यहाँ से ये जो टर्म आएगी ये आपकी किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, जिससे ये वाली टर्म भी कैसी आएगी, माइनस में। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या निकल करके आएगी, पाई बाय 2 प्लस पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, T1 डिवाइडेड बाय T3 की। क्यों हमने निकाली ये वाली वैल्यू, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था वो देखेगा, पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन में आपसे कहा था कि आपको शो करके दिखाना है कि जो फर्स्ट हाफ है इनिशियल स्टेज का फर्स्ट हाफ कौन सा हुआ, पहला आधा भाग ये वाला हुआ, तो इसके लिए टाइम जो लिया गया था वो कितना था, T1 था। जो इनिशियल डिस्टेंस का इज टू दैट थ्रो द लास्ट हाफ, जो लास्ट हाफ था, लास्ट हाफ कौन सा होगा, ये वाला, पहला आधा भाग ये रहा, आखिरी का आधा भाग ये रहा। तो इसके लिए जो टाइम लिया गया था उसके थ्रू अगर आप इन दोनों के बीच क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, यानी कि रेशियो निकालोगे, तो वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय
पाई माइनस 2 के इक्वल आना चाहिए। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो इस वाली लास्ट वाली लाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था फिफ्थ वाली इक्वेशन में, उसको करेक्ट कर लेना, बाकी सब कुछ सही है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इफ h be the height due to the velocity v at the earth surface, यानी कि अर्थ सरफेस पे वेलोसिटी v के कारण जो हाइट है वो क्या दी हुई है, h दी हुई है। सपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट, मान लीजिए इसका अट्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है, and h the corresponding height when the वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट, और h कौन सी हाइट है, वो वाली हाइट है जब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि अकाउंट के अंदर, यानी कि जो सेंटर है, जो भी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे लिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको प्रूफ करके दिखाना है 1/h माइनस कैपिटल 1/H इज इक्वल्स टू 1/r, जहां पर r क्या है, रेडियस है किसकी, अर्थ की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कहा, मान लीजिए ये क्या हो गई, कोई भी एक अर्थ हमने मान ली। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर मान लिया जिसको हमने नाम दे दिया O, यहाँ पे ये क्या है, अर्थ की सरफेस हमने मान ली। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या कहा, मान लीजिए एक हाइट हमने ले ली जो कि कंप्लीटली क्या होगी, h होगी। इसके बाद में अगर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं A और इस एंड पॉइंट को हमने नाम दे दिया मान लीजिए B, तो इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से इस वाले पॉइंट ऑफ अकाउंट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस आपको दे दी, जो हाइट आपको दी है, वो क्या दी हुई है, कैपिटल H दी हुई है। यानी कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट की बात करें, वो क्या दी हुई है, कैपिटल H। दूसरी बात डिस्टेंस, अगर मान लीजिए हमने कहा कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल से यहाँ से सेंटर से लेके पार्टिकल तक की डिस्टेंस है, वो हमने मान ली क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हम क्या माने, इक्वेशन माने, इक्वेशन ऑफ मोशन माने, तो वो हमारे पास में क्या आएगी, इसके लिए टर्म μ/x² आएगी, और तो कुछ नहीं। अगर आप एंड पॉइंट पे वेलोसिटी देखिए, भाई पार्टिकल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, v होगी। लेकिन एंड पॉइंट पे जब ये पहुंच जाएगा उसके बाद में वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे पहुंच रहा है तो उससे पहले तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या होगी, 0 होगी, यानी कि इस वाले b पॉइंट पे वेलोसिटी जो v की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन में कहा, आपको प्रूफ क्या करना है कि दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस होती है, जहाँ पे r क्या है, रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, तो इसका मतलब a से लेकर के o तक के जो डिस्टेंस है बीच की, वो कितनी है, r है। ये आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अब क्वेश्चन में एक चीज और आपसे कही है कि सपोजिंग इट्स अट्रैक्शन कांस्टेंट, यानी कि अट्रैक्शन क्या है, कांस्टेंट है, और ग्रेविटी वर्क कर रही है। अगर ग्रेविटी वर्क कर रही है, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा आपसे क्वेश्चन में कहा है कि व्हेन द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि अकाउंट की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ अगर ग्रेविटी वर्क करे, भाई यहाँ पे अर्थ है, अर्थ पे क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगी। अगर हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक की पार्टिकल तक की डिस्टेंस होगी x। लेकिन जो ग्रेविटी लगेगी वो कहाँ लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी, यानी कि नीचे की तरफ लगेगी। अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट। क्वेश्चन में आपसे कहा भी है कि जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है। इसका मतलब इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, इसको हम मान लेते हैं g। तो इस कंडीशन में अगर न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देखें तो जो a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, g के, और x के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस कंडीशन में साइन कैसा आएगा, निगेटिव साइन आएगा। तो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन में कहा है उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, वी नो दैट, या फिर आप दे सकते हो, लिख सकते हो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपको, द एक्सीलरेशन due to the gravity is constant and equal to g। सो इस कंडीशन में अगर आप न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से देखें तो सेकंड वाला क्या होता है, v स्क्वायर किसके इक्वल होता है, u स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के 2as के इक्वल होता है। क्या है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से देखो, अगर आप
ये हमारा पॉइंट है OP, यहाँ पे हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम एंड पॉइंट पे वेलोसिटी देखें तो वो कितनी है, 0 है। इसका मतलब v की वैल्यू तो क्या हो गई, 0। u क्या है, वेलोसिटी है जिससे क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v²। 2 एज इट इज, यहाँ पे एक इसको डिनोट करता है एक्सीलरेशन को। अगर a एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, हमने कहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, किसके इक्वल है, g के इक्वल है। तो g आ जाएगा, लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में x की, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अगर यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो, देखिएगा s क्या है, s है डिस्टेंस। अगर हम कंप्लीट डिस्टेंस की बात करें o से p तक की, तो वो कितनी है, हमारे पास में x है, तो यहाँ पे s के प्लेस पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो आप v² की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 2gx आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे आपसे क्या कहा, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, x की जो एक्चुअल में वैल्यू है, जो क्वेश्चन में आपसे कहा है, वो क्या दी हुई है, h हाइट दी हुई है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करें तो x किसकी इक्वल है, h के इक्वल है। तो हाइट रख दीजिए, यहाँ पे h रख दीजिए, क्योंकि हमें जो सॉल्व करके दिखाना है वो किस फॉर्म में दिखाना है, h की फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे v² किसके इक्वल आ गया, 2gh के। ये आ गई आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो वो आपको फॉर्मूला लिखाया था, we know that क्या जानते हैं हम, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट p इज, क्या होती है इक्वेशन, d²x अपॉन dt² इज इक्वल्स टू माइनस के म्यू अपॉन x²। इसको चाहे तो लेट कर लीजिए आप, क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम किसकी बात करें, अर्थ के सरफेस की बात करें, यानी कि ए पॉइंट पे बात करें, तो देखिएगा इसके लिए वैल्यू क्या निकलेगी, बट एट पॉइंट ए इन अ सेंस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो इसमें एक बात बताइएगा मुझे, d²x अपॉन dt², किसको शो कर रहा है, एक्सीलरेशन को डिनोट कर रहा है। और एक्सीलरेशन अभी हमने पढ़ा कि क्या है, कांस्टेंट होगा, और किसके इक्वल होगा, g के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में हमें पता है कि d²x अपॉन dt² तो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस g के इक्वल आ जाएगा। एंड अगर हम इस ए पॉइंट पे बात करें, तो ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस कितनी बताई है, कि ये क्या है, रेडियस है, कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर, क्योंकि आर क्या है, अर्थ की रेडियस बताई हुई है क्वेश्चन में आपसे। तो इस कंडीशन में जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक आर हो जाएगी। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आगे लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसके बेस पे आप क्या पुट करोगे, माइनस जी पुट करोगे, इज इक्वल्स टू माइनस के म्यू डिवाइडेड बाय एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, आर। तो आर का स्क्वायर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल आउट, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, g_r² आ गई। ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन सेकंड है इसमें पुट कर दीजिए। सो नाउ आपके पास में टर्म क्या निकल करके आएगी, d²x अपॉन dt² इज इक्वल्स टू माइनस के g_r² डिवाइडेड बाय x²। एक बार पहले यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे करेंगे। यहाँ से आगे देखिएगा, ये जो आगे इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन थर्ड। इससे आगे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों साइड 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड देन उसको क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे t के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग by 2dx upon dt on both sides and then integrate with respect to t। तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से आगे देखिएगा, एक बार वीडियो कट हो गई तो दोबारा से समझ लो। यहाँ से तो हमने क्या किया था, जो हमारे पास में इक्वेशन आई थी, तो टर्म क्या लिखी हुई थी, वो इस टाइप से लिखी हुई थी, d²x अपॉन dt² था इधर की साइड। इसको हम और किस फॉर्म, चलिए यहाँ पे एज इट इज रहने दीजिए, इज इक्वल्स टू में टर्म थी माइनस की g_r² अपॉन x²। तो हमने क्या कहा, दोनों साइड हमें मल्टीप्लाई करने किससे, 2 इंटू
dx अपॉन dt से और इंटीग्रेशन कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। सेम यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, dx अपॉन dt से करनी है और इंटीग्रेशन कर देना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू निकल करके क्या आ जाएगी, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 तो कांस्टेंट ही है, माइनस के gr स्क्वायर कांस्टेंट है, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी तो dx बचेगा, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस के 1 अपॉन एक्स आ जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे आप कितना, c। अब यहाँ से एक चीज का ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर लेकर के जाओगे, कितना हो जाएगा, x की पावर -2। इंटीग्रेशन करना आप सभी पे आता है, क्या हो जाता है, पावर में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 1, और डिवाइड में पावर ही आ जाती है। तो इस टाइप से सोल्व करोगे आपके पास में वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि पावर माइनस के नीचे आगे प्लस और माइनस साइन आ जाएगा, -2 + 1 -1, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हम किस पे लेंगे, इस OA पॉइंट पे ही ले लेंगे, बट एट अर्थ सरफेस, यानी कि अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो क्या है, v है, और वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt से, तो ये तो किसके इक्वल है, v के इक्वल है। और दूसरी बात, अगर हम x की बात करें तो x क्या होगी, रेडियस होगी अर्थ की, और अर्थ की रेडियस कितनी दी हुई है, r है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, r होगी। इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन गई, v स्क्वायर 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय x के प्लेस पे r पुट कर दोगे प्लस c, r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इंप्लाइज दैट ये वैल्यू इधर प्लस की इधर आ जाएगी माइनस की, तो v स्क्वायर माइनस 2gr, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, c की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को आप कहाँ पुट कर दोगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, इसको लेट कर लेना इक्वेशन 4। तो क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 4 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gr स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x, और c की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, v स्क्वायर माइनस 2gr पुट कर दोगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे देखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं कि मान लीजिए जो पार्टिकल है वो कहाँ पे राइज हो रहा है, बी पॉइंट तक उठ रहा है, तो उस कंडीशन को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे आप, लेट when the particle rises up to the point B, देन उस कंडीशन में अगर हम डिस्टेंस की बात करें ए बी की, तो ए बी आपको स्टार्टिंग में बताई थी किसकी इक्वल होगी, एच के इक्वल होगी। एंड अगर हमें एक्स की बात करें, ये तो हमने यहाँ से यहाँ तक क्लियर किया, अगर हम बी पॉइंट तक बात करें तो एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, ओ ए में अगर आप ए बी ऐड कर दो तो वो कंप्लीट वैल्यू होगी किसकी, एक्स की, यानी कि एक्स किसके इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए बी के। तो यहाँ से आप देख सकते हो ओ ए क्या है, ये हमारे पास में रेडियस है किसकी, अर्थ की, जिसकी वैल्यू क्या है, आर है, तो इसके प्लेस पे आर पुट करोगे, प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, एच, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर प्लस एच आ गई। अगर आप इसका क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल करके 0 आ जाएगी। इसको लेट कर लीजिए इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में वैल्यूज पुट करना, फ्रॉम इक्वेशन 5 सॉल्व करिए, dx अपॉन dt के प्लेस पे 0 पुट करोगे, इज इक्वल्स टू 2gr स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, r प्लस एच प्लस v स्क्वायर माइनस के 2gr। यहाँ से क्या कर लो, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ये वाली टर्म दूसरी साइड जाएगी निगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2gr माइनस 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस एच, ये आ गई। अब इसको अगर आप इक्वेशन 6 राइट कर लो, और आपको याद हो जो इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाली थी जहां पे हमने न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला अप्लाई किया था, वहां पे भी हमारे पास में किसकी वैल्यू निकली थी, v स्क्वायर की वैल्यू निकली थी। तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, क्या लिखोगे आप, ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 6,
तो वहां से इक्वेशन क्या निकल कर के आई थी, वी स्क्वायर किसकी इक्वल था, माइनस के 2gh की इक्वल था, एक बार नहीं प्लस के था, हाँ ठीक है, क्योंकि वो वी स्क्वायर माइनस 2gh था, दूसरी साइड आके कैसा हो गया था, प्लस का हो गया था। तो ये टर्म यहाँ से किसकी इक्वल आ जाएगी, 2gr माइनस 2gr स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h। सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से इसको रफ कर रही हूँ, यहाँ से आगे देखिएगा इधर भी 2g है, यहाँ से भी 2g कॉमन लेकर के कट कर दीजिए। तो यहाँ से आगे देखिएगा टर्म क्या आ जाएगी, 2gh इज इक्वल्स टू, इसके अपॉन में 1 ऐड करके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2gr स्क्वायर और h की मल्टीप्लाई करोगे तो 2grh एंड नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी माइनस के 2gr स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा r प्लस कैपिटल H। ये टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2gh किसकी इक्वल आ जाएगा, 2grh डिवाइडेड बाय r प्लस कैपिटल H। 2g इधर भी है, 2g इधर भी है, कॉमन लेके कट कर दोगे, सो इंप्लाइज दैट h किसकी इक्वल आ गया, RH अपॉन r प्लस h। अगर आप इसका जस्ट अपोजिट कर दें, यहाँ से आगे देखिएगा 1 अपॉन h किसकी इक्वल आ जाएगा, फिर r प्लस h अपॉन r h के, एक बार इसको इसके अपॉन में लिख लीजिए, एक बार इस टर्म के अपॉन में लिख लीजिए, तो 1 अपॉन r से r कैंसिल आउट होगा, h बचेगा, प्लस h से h कैंसिल आउट होएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन r। और आई थिंक यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये टर्म इधर पॉजिटिव है, इधर आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में, और इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 अपॉन r, जो कि हमें क्या करके दिखाना था, इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इसके बाद में इससे नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जितना समझाया उतना समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हुए या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।